दशकों तक जिस बंगाल ने भारत के आर्थिक विकास का नेतृत्व किया, वो बंगाल को फिर से एक बार भारत के जीडीपी के अंदर सबसे ऊपर ले जाने का दम अगर किसी एक पार्टी में है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। अलग अलग विषयों में बंटकर तार तार टुकड़े टुकड़े हो गए, बंगाल को एक कर मां भारती के चरणों में सभी युवाओं को एकत्रित करने का अगर किसी के दम है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। और एक टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को कंट्रोल में कर बंगाल के बाहर, बंगाल बाहर की खाड़ी में फेंकने का अगर किसी में दम है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सत्ता परिवर्तन किसी राजनीतिक दल को बदलने के लिए नहीं है, यह सत्ता परिवर्तन किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन किसी को एमएलए, एमपी, मंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन पूरे पूर्वी भारत को भारत की मजबूत भुजा बनाने के लिए है मित्रों। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपके जोश और खरोश की जरूरत नहीं है, इस लड़ाई में आप जान डाल दो। इतने परिश्रम की और इतनी मेहनत की जरूरत है मित्रों। आज ये सभागार खींचोखींच भरा है, बाहर भी लोग खड़े, आपका उत्साह दिखाई पड़ता है, मगर मित्रों जब युद्ध जीतना होता है तो सिर्फ उत्साह नहीं होता है, जोश के साथ होश भी चाहिए, शौर्य के साथ रणनीति भी चाहिए, रणनीति के साथ रणनीति की समीक्षा करने वाली टीम भी चाहिए, और समीक्षा कर उसका विश्लेषण कर रणनीति को पुनः व्याख्यायित करने वाले नेतृत्व भी चाहिए। और ये सभी बाहर से नहीं आएगा, आप लोगों के बीच में से ही आएगा। ये पारिक बैठा है, इसके अलावे हम सब बैठे, कोई 50 साल के बाद होगा नहीं होंगे हम 50 साल के बाद, कोई नहीं होगा मंच पर, मगर आप 50, 60, 75 साल तक इस देश को आगे बढ़ाने वाले युवा हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और मैं अभी भी कहता हूं कि सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करना है तो मित्रों आराम करना है, किसी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर गपशप लगाना काम मत करना। भारत के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, पूर्वी भारत को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए, यहाँ की घुसपैठ को समाप्त करने के लिए, यहाँ से सारे शरणार्थियों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता देने के लिए अगर काम करना है तो इस अभियान के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं कि आप सब आइए और ये पवित्र उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने जो क्षमता आप में डाली है, मेहनत करने की, सोचने की, विचारने की, विचारों को जमीन पर उतारने की, इसका 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये आंदोलन को मजबूत करने के लिए करिए। ऐसा मेरे आप सबको आह्वान करने के लिए आया मित्रों। और मैं तो देख सकता हूं, ये बात सही है कि मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, परंतु मुंह से जो निकल जाता है ईश्वर कई बार सच कर देता है। और मुझे मालूम है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये विजय का एनालिसिस हो, इसका विश्लेषण हो, और राजनीतिक चुनाव के विश्लेषण करने वाले पंडित जब विश्लेषण करने के लिए बैठे तो ढेर सारे कारण आएंगे इसमें। ममता को शासन करना नहीं आया, मतवा समाज उनसे नाराज था, नामशूद्र समाज उनसे नाराज था, घुसपैठियों के कारण नाराजगी थी, भ्रष्टाचार के कारण नाराजगी थी, भाईपों के कारण नाराजगी थी, कई सारी चीजें आई। परंतु मैं आपको कहने आया हूं कि सबसे पहला कारण आना चाहिए कि मेरे साइबर योद्धाओं ने ऐसा पराक्रम किया कि ये 200 सीटों की लड़ाई हम जीती। और ये चैलेंज हम मंच पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है, ये चैलेंज आपके लिए है। आज आप ये चैलेंज उठाकर यहां से जाइए, तय कर जाइए, निर्णय कर जाइए, निश्चय करने के जाइए
और निर्णय और निश्चय के लिए आपके पुरुषार्थ को जोड़ने का एक अदम्य फैसला कर जाइए, तभी जाकर एनालिसिस में आता है। आप लोगों को शौक होगा तो कभी दिल्ली में मेरे पास जरूर आना, मैं बताऊंगा आपको कि चुनावी एनालिसिस में किस प्रकार से हार और जीत दोनों के कारणों को रेखांकित किया जाता है, किस प्रकार से हार और जीत दोनों कारणों को इसका इतिहास बनता जाता है। और इस सभागार में जो युवा बैठा है, मैं चाहता हूं कि ऐतिहासिक बंगाल विजय का आप हिस्सा बनिए और वो चुनाव के विजय में आपका नाम आना ही चाहिए। मित्रों, आज पोर्टल और मोबाइल ऐप को मैंने लॉन्च किया है। मोदीपारा वेबसाइट www.modipara.com पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। ये आपको हमेशा गाइड कर सकती है। एक ही स्थान से हमारे कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता, भाजपा की केंद्र सरकार, भाजपा की राष्ट्रीय इकाई, राज्य की इकाई, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कलेक्टिव एक ही जगह से मिल सकती है, जिसका उपयोग आप कंटेंट जनरेशन के अंदर कर सकते हैं। और मैं मानता हूं ये ऐप को हर रोज आधे घंटे देखने की आदत यहां बैठे हुए हर साइबर योद्धा ने डालनी चाहिए और 2 करोड़ लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और 2 करोड़ लोग जुड़ते हैं तो लगभग हर परिवार में हमारी एंट्री होगी, क्योंकि 10 करोड़ लोग, आबादी 10 करोड़ है। 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए और उन तक हमारी बात पहुंचे। गुंडे क्या कर लेंगे ममता दी के, बताइए तो। अरे इसके मोबाइल में घुस जाइए, इसके दिल में घुस जाइए, इसके दिल में अपनी जगह बना दीजिए। गुंडा कुछ नहीं कर सकता, वो आकर कमल के निशान पर पटक दो। और एक काम आप कर सकते हो, जो फिजिकल प्रचार कर सकते हैं उनको तो कोई रोक सकता है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप दिखाई ही नहीं पड़ोगे, एक बीप होगा, वो क्लिक करेगा और आप दिखाई पड़ोगे, आप घुस गए होंगे उसके मोबाइल के अंदर। ये व्यवस्था ये ऐप के माध्यम से गई और बहुत सफलता मिली है आपको। मैंने थोड़ी जानकारी ली, पायलट चरण के अंदर ही 90,000 से ज्यादा पंजीकरण हुआ है। कुछ ही दिनों में 9 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया है और 9 दिन में 3,16,000 एंगेजमेंट्स मिले हैं। मगर कल ही आंकड़ा दोगुना करना चाहिए। यहां से घर पर जाते जाते ही आप सारे हमारे कार्यकर्ता मोदीपाड़ा को डाउनलोड करें, इसको देना चाहिए मित्रों। और ये पंजाब बंगाल के सोशल मीडिया वॉरियर्स का उनका दायित्व है कि इसको आगे बढ़ाइए। मित्रों, बंगाल के अंदर हमारे काम को 3 हिस्सों में हमें बांटना है। सिर्फ सरकार बनाने से काम नहीं होता है, सरकार भी लोगों की शक्ति से काम करती है। कोई नेता जन समर्थन के बगैर लोकतंत्र के अंदर सफल नहीं हो पाता। सरकार तो कई बन जाती है मगर विफल हो जाती है। अगर हमें सफल सरकार चलानी है तो बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को, बंगाल की आत्मा को जगाना पड़ेगा। कोई शुद्ध राजनीतिक बात लेकर जाए तो शायद स्वीकृति मिले न मिले, मगर बंगाल के इतिहास को, बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करते हुए आपके अभियान को आगे ले जाएंगे तो निश्चित ही आपको स्वीकृति मिलेगी। स्वतंत्रता के बाद एक काम हुआ, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस के 3 हिस्सों में बंगाल का जो पतन हुआ है। आजादी के पहले बंगाल कहां था? पूरे देश की राजधानी हुआ करता था। जीडीपी में बंगाल का योगदान क्या था? कैसे कम होता गया, कैसे कारखाने बंद होते गए, कैसे संकुचितता आई, कैसे घुसपैठ हुई, कैसे गुंडे घुसे राजनीति के अंदर, कैसे हिंसा आई। और आप इस सबसे मुक्त करने के लिए बंगाल की जनता ने दीदी को मौका दिया। दीदी ने कहलवा दिया कम्युनिस्ट तो बहुत अच्छे थे, इतना खराब किया कि लोगों को कम्युनिस्ट अच्छे लगने लगे, ऐसा शासन किया। इसको भी चरणबद्ध तरीके से आपने लोगों तक पहुंचाने का काम कर दो। पहला,
আইটি সেলের কর্মীদের সঙ্গে বিজেপি নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এটাই শেষ কর্মসূচি। এর আগে মতুয়াগড়ে গিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন অমিত শাহ, মেগা প্রতিশ্রুতি দিলেন, যদিও কবে নাগরিকত্ব সেই বিষয়টি পরিষ্কার করে বললেন না। বললেন টিকাকরণের কাজ শেষ হলেই সিএএ চালু হবে, মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবে বিজেপি সরকার। এছাড়াও আরো বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিলেন অমিত শাহ। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। আর আজকে সিএ এনআরসি নিয়ে অমিত শাহকে তীব্র আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখুন আজকে একেবারে চাঁচা ছোলা ভাষায় আক্রমণ। সেই এনআরসি আর এনপিআর নিয়ে আজকে আবার ক্যাঁকু করতে এসছে। আর ক্যাঁকু করে বেড়াও, ট্যাফু এখানে করা যাবে না। সেই এনআরসি আর এনপিআর নিয়ে আজকে আবার ক্যাঁকু করতে এসছে। আর ক্যাঁকু করে বেড়াও, ট্যাফু এখানে করা যাবে না। বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর কিছুটা চাপেই ছিলেন। 30শে জানুয়ারি আসার কথা ছিল, অমিত শাহের আসেননি, তারপর থেকে তাকে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। অমিত শাহের প্রতিশ্রুতিতে খুশি বললেন বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। আপনাদের সামনে তো বললেন যে আমাদের নেতৃত্বে আমাদের বিষয় এটা চলবে, অবশ্যই এটা চলবে নেতৃত্বে আমাদের। যখন উনি মুখ থেকে বলেছেন তখন আগামী সময় পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব, আমরা দেখবো তো অবশ্যই। না, সময়ের কথা তো এইভাবে আগে থেকে উল্লেখ করবেন কেন? ওটা তো প্রসেসিংয়ের সময়, একটা রুল বানাতে তো প্রসেসিং টাইম ফ্রেম নিয়ে তো উনি কাজ করবেন না। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ, একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রমণ করছেন, অন্যদিকে উত্তর 24 পরগনার তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আক্রমণ। 2019-এর নির্বাচনের পর থেকেই মতুয়াদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। আজকে তিনি কিন্তু পার্টিকুলার কোনো ডেট বলে যেতে পারলেন না, এবং সে কোনোদিনই হবে না। শুনে মতুয়াদের কাছে উনি একটা ভাওতাবাজি করে গেলেন। শান্তিপ্রিয় শান্ত মতুয়ারা এদের কাছে এই যে কথা বলে গেলেন, এই যে মিথ্যা কথা বলে গেলেন, এর জবাব কিন্তু এই লোকসভা বিধানসভা নির্বাচন ওরা পেয়ে যাবে। মতুয়াদের খেপিয়ে দিয়ে গেলেন। মতুয়াদের কেন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলেন অমিত শাহ? এটা তীব্র ভাষায় আমরা ধিক্কার জানাই। টোটালটাই ভেক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন যে সিএ কোনো প্রয়োজন নেই, মানে যাদের কাছে আই কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে, তারাই ভারতবর্ষের নাগরিক, তো স্বাভাবিক, ঠিক কথাকে বলেছেন। অমিত শাহকে আবারও অন্যভাবে আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতার অপব্যবহার করে ধমক দিচ্ছেন অমিত শাহ, লক্ষণ রেখা অতিক্রম করছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে এসব মানায় না, এইভাবেই কড়া আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় দাঁড়িয়ে। আমার কথাই আমার ভাষার সৌন্দর্য, কিন্তু সবারই এটা মেনটেন করা উচিত। আমি আজকে দুঃখের সাথে আপনাদের বলছি, আমি যদি না বলি তাহলে ভাববে আমি দুর্বল। তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেন শারীরিকভাবে ধমকানি দিতে এসছেন। আমি পরিষ্কার বলি, একটা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে এই জিনিস মানায় না। এই জলকামান, ফাটলো মাথা, ঝরল রক্ত, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে র্যাফ। পুলিশের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগে শুক্রবার 12 ঘন্টার বাংলা বন্ধ ডাকল বামফ্রন্ট। রাজপথে লাল শক্তি, রাজপথ রক্তাক্ত। কাজ, শিক্ষা সহ একাধিক দাবিতে 10টি বাম ছাত্র যুব সংগঠনের নবান্ন অভিযান। ছিল কংগ্রেসের ছাত্র যুব সংগঠনও। হাওড়া শিয়ালদা থেকে কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে নবান্নের দিকে মিছিল। এসএন ব্যানার্জি রোড দিয়ে মিছিল এগোতে থাকে। ডোডিনা ক্রসিংয়ে পুলিশ মিছিল আটকাতেই ধুন্ধুমার। অ্যালুমিনিয়াম শীট টপকে যাওয়ার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ছোড়ে পুলিশ। বিক্ষোভকারী খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়, লাঠি চালায় পুলিশ। পুলিশকে লক্ষ্য করে মিছিল থেকে উড়ে আসে ইট, কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া হয়। জলকামান সেখানে ইউজ করা হয়, কারণ এই ছত্রভঙ্গ করার জন্য বিক্ষোভকারীদের বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয় বিক্ষোভকারীরা, তার পাশাপাশি পুলিশেরও বেশ কয়েকজন আহত হন। আমরা যখন দাবিতে নবান্ন অভিযান করছি, নবান্ন যাওয়ার চেষ্টা করছি, তখন আমাদেরকে এখানে আটকে দিল, জলকামান ছুটছে, টিয়ার গ্যাস ছুটছে, আমাদেরকে লাঠি পেটা করে ছোটা
এই ইট পড়েছে মিছিলের দিক থেকে, ইট মারা হয়েছিল, সেই ইট পড়েছে, ইট পড়ে লেগেছে। গন্ডগোল অশান্তি এগোতে এগোতে কলকাতা পুরসভার সামনেও আমরা ওনাকে নবান্ন থেকে হিড় করে টেনে নামাতে যাইনি, আমরা গেছিলাম ওনার কাছে প্রশ্ন করতে যে আমাদের কাজ কোথায়, আমাদের উপর জল কামান ছোড়া হলো, আমাদের টিয়ারশেল ফাটানো হলো, আমাদের কমরেডদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হলো। বড় বড় এক আদলা ইট তারা পুলিশের দিকে ছুড়ে দেয়, যাতে অনেক পুলিশ কর্মী আহত হয়। পুলিশও পরবর্তীকালে জল কামান ছোড়ে এবং টিয়ার গ্যাসের শেল ছোড়ে। অসুস্থ ও আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ধর্মতলায় পরিস্থিতি তখনও শান্ত হয়নি। ওদিকে মৌলালিতে বামেদের অবরোধ, সেখানেও পুলিশ বিক্ষোভকারী সংঘর্ষ। চোখে মারছে, চোখে মারাটা কোন পুলিশের কাজ? ব্যারিকেডের সামনে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, চোখে লাগে। মৌলালিতে যান সুজন চক্রবর্তী। এটা পুলিশি আক্রমণ, ইতরতা ছাড়ানো। আগামীকাল রাজ্যের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালন করবেন, হরতাল পালন করবেন। সব মিলিয়ে বাম ছাত্র যুব সংগঠনের নবান্ন অভিযান ঘিরে উত্তাপ রাজ্য রাজনীতিতে। নিউজ 18 বাংলা। করোনা আবহ, লকডাউন, দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ, কাল খোলার সিদ্ধান্ত, কালই বন্ধ ডেকেছে বামেরা। তবে স্কুল খুলছেই, যারা বন্ধ ডেকেছেন তারা ঠিক করবেন কি করবেন, বললেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এতদিন পঠন পাঠনের জন্য সবাই উদ্গ্রীব হয়েছিল, মাধ্যমিকের ছাত্রদের কি হবে, উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের কি হবে, প্র্যাকটিক্যালগুলো কিভাবে করা হবে, সেদিকে নজর না দিয়ে যদি তারা এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত বদল করব না। আমরা আগামীকাল থেকেই খোলার ব্যবস্থা করেছি এবং কিভাবে ছাত্রছাত্রীরা আসবে তার সম্পূর্ণ বন্টন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে তারা যে সিদ্ধান্ত স্কুল নেবেন, সরকার তাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে।